का तो वर्णन है और कहीं का नहीं भी है, लेकिन इतनी व्याधियों के बाद भी उन्होंने निदान स्थान में 8 महागत का वर्णन किया है। मतलब महा मतलब बड़ी और गत मतलब बीमारियां, तो उसमें से एक प्रमेय का भी उन्होंने वर्णन किया है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले मतलब प्राचीन समय में भी ये जो बीमारी थी प्रेवलेंस में थी और लोग इससे परेशान रहते थे। डाइट पर कंट्रोल होने के बाद भी, मेडिसिन देने के बाद भी इसको ट्रीट करना उतना आसान नहीं था। बात करें तो इसमें हम क्या पहले डेफिनेशन, जैसे प्रमेय क्या है, डायबिटीज क्या है, और मधुमेह क्या और डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या है। तो प्रमेय का मतलब आचार्य चरक बोलते हैं प्रकर्षण नियति की प्रमेय, मतलब जिस कंडीशन में जो पेशेंट होता है या रोगी होता है अधिक मात्रा में जब मूत्र का त्याग करता है तो उसको हम प्रमेय रोग कहते हैं। प्रभूत आविल मूत्रता, तो शब्द बोले हैं प्रभूत आविल, मतलब प्रभूत आविल मूत्रता। प्रभूत मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आना, और आविलता का मतलब होता है कोई भी विकृति आ जाना, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाना। तो ये मतलब है प्रमेय का। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड है डायबिटीन, उसका मतलब होता है टू पास थ्रू अ साइफन। साइफन का मतलब होता है नली, जैसे बंदूक की नली होती है ना वैसे ही। तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ यूरिन। तो लगभग सिमिलर मीनिंग है, प्रमेय का भी एक मतलब है और डायबिटीज का भी लगभग वही मीनिंग है ये आर्टिकल के हिसाब से। अब मधुमेह की बात करें तो मेह का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू यूरिन, और मधु मतलब शहद या फिर हनी, और मेलाइटस का मतलब भी होता है हनी। तो डेफिनेशन लगभग सिमिलर है, चाहे आयुर्वेद की बात करें चाहे मॉडर्न की बात करें। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की, निदान की। निदान वैसे दोष के बेसिस पे जो प्रमेय है 3 टाइप का होता है, कफज, पित्तज और वातज। लेकिन फिर भी जैसे निदान स्थान जब हम पढ़ेंगे तो पित्तज के लिए, वातज के लिए और कफज के लिए अलग अलग निदान बताए हैं। लेकिन जब हम चरक चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने कॉमन निदान बता दिया है। वो बोलते हैं आज से सुखम स्वप्न सुखम, मतलब ज्यादा आज से का मतलब होता है आसन, तो लंबे समय तक बैठने में जिसको आराम लगता हो, तो लंबे समय तक बैठता हो। स्वप्न सुखम, लंबे समय तक सोता हो। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपको प्रमेय रोग हो सकता है। दधीनी, दही का ज्यादा सेवन नहीं करना है। दही का इसलिए ज्यादा सेवन नहीं करना है क्योंकि अभिसंधि होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है और स्रोतस को ब्लॉक कर देता है। ग्राम में औदक अनुप्रसा, इधर एक मतलब समझ लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा नहीं लेनी है। पयांसी मतलब मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स, और नव अन्न पानम, नव अन्न का मतलब नया अनाज। जैसे क्या होता है हमारी यहाँ फसल जब कटती है तो उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो होती है हैवी होती है, गुरु होती है, पचती जाती नहीं, इसलिए उसको स्टोर कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उसमें अपने आप लघुता आ जाती है। पानम का मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक्स है जो आजकल लोग लेते हैं ज्यादातर। गुड़ वैकृतम, गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु, मतलब गुड़ या गुड़ से बनने वाली विकृति, जैसे शुगर हो गई या जो भी हम मिठाई खाते हैं। कफ कैच सर्वम, या फिर जो कफ को बढ़ाते हैं, तो ये जो है निदान है प्रमेय रोग का, चिकित्सा स्थान में दे रखा है। अब मॉडर्न साइंस क्या कहता है, तो मॉडर्न साइंस कहता है डायबिटीज जो है एक एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स में कोई मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, और मेटाबॉलिज्म में कोई, अभी हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम आएगी, अभी केवल आप ऊपर ऊपर समझ लो। और जैसे हो सकता है जीन्स में भी प्रॉब्लम आ रही हो, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस, मतलब तनाव। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी में हमारे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो कोर्टिसोल जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, हो जाते हैं। लेकिन जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस लेंगे तो हाइपरग्लाइसेमिया भी लंबे समय तक होगा। कभी बात करें तो 2 पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एंजाइम को सीक्रेट करता है, लेकिन जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, डक्टलेस होता है। तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे मान लो ये पेनक्रियास है, तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसमें 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पॉलीपेप्टाइड सेल। तो हर एक अलग अलग हार्मोन को रिलीज करता है। जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, बीटा सेल जो है इंसुलिन। हमें 2 ही पढ़ना है, इस वजह से वो बात करेंगे। अब क्या होता है, जैसे हमने मील लिया, खाना खाया, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, तो इंसुलिन जो है सेल तक उसको लेके जाएगा। और इधर पे एक दरवाजा होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटफोर, जिसको एक्टिवेट करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जब ब्लड शुगर मतलब शुगर को लेकर के जाएगा सेल के पास, तो ग्लूकोज जो है दरवाजा खुल जाएगा, फिर स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकागॉन की वजह से। अब क्या होता है, जब हाइपरग्लाइसेमिया लंबे समय तक रहेगा
तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूट में खराबी आ जाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन लेके तो जा रहा है ग्लूकोज को, लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो ग्लाइसेमिक कंडीशन क्या होगी, ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ेगा, इधर पे ग्लूकोज पहुंच नहीं रहा, तो सेल स्टार्वेशन होने लगेगा, सेल जो है भूखा मरने लगेगा। तो क्या करेगा, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, जो कुछ भी उसको खाने लगेगा, तो हमें भूख भी ज्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया की कंडीशन आ जाएगी। मेनली 3 टाइप से क्लासिफिकेशन की बात हुई है इधर पे। पहला जो है हेतु भेद, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। तो पहला है सहज या फिर आदिबल प्रकृत। आदिबल प्रकृत मतलब जो कि जन्म के पहले से है, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं तत्र आदिबल प्रकृतता ये शुक्र शोणे दोषान्वया। मतलब अभी हमें पता चला है कि डीएनए आरएनए है, लेकिन उन्हें शायद पहले से पता था कि कुछ ऐसा है जो कैरी होता है। तो जैसे अगर पुरुष बीज में खराबी है या फिर स्त्री बीज में खराबी है, तो बच्चे में भी कोई ना कोई खराबी हो सकता है, दोनों में खराबी हो, तो या तो शुक्र में खराबी है, शोणित में खराबी है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हेरिडिटरी डिसीज या फिर जेनेटिक डिसीज से। और टाइप 1 डायबिटीज जो होती है जेनेटिक होती है, जन्म से पहले ही होती है। उसमें क्या होता है, आदमी पतला होता है, और उसका एक और क्लासिफिकेशन यही समझा देते हैं। एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है चिकित्सा स्थान में है स्थूल और कृष। तो कृष वाला क्योंकि पतला रहेगा आदमी, तो सहज और आदिबल प्रकृत में दूसरा ये वाला आ जाएगा, कृष वाला। और दूसरा टाइप है दोषबल प्रकृत रोग, जातक या अपत्य निमित्त। अपत्य निमित्त मतलब हमारी कमी की वजह से हो गया, अपत्य आहार की वजह से हो गया, कोई निमित्त है। तो उन्होंने बोला ये आतंक समुत्पन्न, मतलब आतंक से उत्पन्न है। आतंक मतलब क्या होता है, रोग। तो मतलब एक रोग दूसरे रोग को पैदा कर रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिर उन्होंने बोला मिथ्या आहार, हमारा भोजन सही नहीं है, डाइट ठीक नहीं है। अपचार कृतार्थ, हम बोलते हैं ना मन से, वाणी से और वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो अपचार कृतार्थ, तो अगर हम किसी को दुख पहुंचाएंगे तो शायद आपको भी दुख पहुंचेगा, इसका मतलब ये है। और हाँ, जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको हम दोषबल प्रकृत में कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। और ये ज्यादातर मोटे लोगों को होती है, इसलिए स्थूल जो क्लासिफिकेशन है इसमें आ जाएगा। अब क्योंकि जो सहज प्रमेय है कमजोर लोगों को होता है, तो इस वजह से इसमें हम संतर्पण चिकित्सा देते हैं। संतर्पण मतलब ऐसा नरिशिंग ट्रीटमेंट देते हैं। और अपत्य निमित्त में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज होती है जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो डायबिटीज ही, वो इंसुलिन ही होता है। लेकिन जो अपत्य निमित्त या टाइप 2 डायबिटीज उसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है। NIDDM मतलब उसमें क्या है, लास्ट जो ऑप्शन रहता है वो इंसुलिन रहता है। तो ये जो अपत्य निमित्त है क्योंकि इसमें मोटा रहता है तो उसको मतलब डाइट पे ऐसा कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसमें हम अपतर्पण चिकित्सा या फिर संशोधन चिकित्सा देते हैं, पंच कर देते हैं। ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लें। ऑन द बेसिस ऑफ दोष 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, कफज, पित्तज और वातज। कफज जो है 10 टाइप्स का है, पित्तज 6 टाइप्स का है और वातज जो है 4 टाइप्स का है। हम जैसे कफ से वात की ओर जब जाएंगे, जैसे हम कफ, पित्त और वात पे गए तो साध से याप हो जाएगा, याप से असाध हो जाएगा। साध जो जैसे याप का मतलब होता है यापन, मतलब जब तक जिंदगी है तब तक यापन करने लायक है। तो कफज प्रमेय, पहले कफज प्रमेय होगा तो उसको तो हम ट्रीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हो जाएगा आपको पित्तज प्रमेय, तो वो याप थोड़ा कठिनाई से ट्रीट होगा। इसके बाद वातज प्रमेय, तो वातज प्रमेय असाध हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो शरीर की जो धातु होती है वो बस्ती प्रदेश में आ जाती है। और इसमें हमें टाइप्स के नाम सबकी जरूरत नहीं है, केवल आप इतना ध्यान रखिए जो वातज प्रमेय उसको 4 टाइप्स का होता है। उसमें जो लास्ट टाइप होता है मधुमेह, जब शरीर का ओज जो है बस्ती प्रदेश से निकलने लगता है तो मधुमेह हो जाता है। जब शरीर का ओज ही निकलने लगेगा तो उसको ट्रीट कैसे करोगे आप। पहले आयुर्वेदिक पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो क्या होता है, 3 पैथोजेनेसिस, अगर निदान, सेवन, दोष और दूसरी, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। पहले कफज प्रमेय की बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ता है। तो कफ का जब प्रकोप होता है तो कफ जो है द्रवीभूत हो जाता है, मतलब फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर शिथिल पड़ जाता है। शरीर में जो है हमारी बीमारियां जल्दी होने लगती हैं। तो जब शरीर शिथिल पड़ गया, लूज हो गया, तो जो कफ है वो पूरी बॉडी में जल्दी से स्प्रेड कर जाता है और मेद धातु के संपर्क में आने से मेद को भी विकृत कर देता है। मेद विकृत हुआ, उसके बाद वो मांस धातु को विकृत करता है। मांस धातु जब विकृत होती है तो सप्त पीड़िताओं का जन्म होता है, शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, सप्तमी तथा और अलजी वित्ताख्या विद्रदी चेती सप्तमी। तो 7 तरीके की पीड़िकाएं, पीड़िकाओं का मतलब होता है स्किन बॉयल्स, तो 7 तरीके के उभार होने लगते हैं। फिर मांस धातु को जब विकृत कर देता है उसके बाद ये क्लेद को विकृत करता है। क्लेद मतलब बॉडी में जितना भी फ्लूइड है उसे क्लेद बोला जाता है। तो क्या होता है, जो विकृत हुआ कफ है और विकृत हुआ मेद है वही क्लेद में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और वो बस्ती प्रदेश में चला जाता है।
और बस्ती प्रदेश में वो 10 अवगुणों को धारण करता है। कफ के जो 10 अवगुण होते हैं, तो किसको वो मतलब कौन से अवगुण को ले रहा है उसके हिसाब से 10 टाइप के कफज प्रमेय होते हैं। अब पित्तज की बात करें तो कुछ नहीं है, सेम पैथोजेनेसिस है, केवल पित्तज निदान मतलब पित्तज निदान की वजह से हो जाता है। और वातज की बात करें तो उसका थोड़ा अलग है कि पित्त और कफ जब कम होता है बॉडी में तो वात बढ़ जाता है। वात क्या करता है, शरीर की धातुओं को बस्ती प्रदेश से निकालने लगता है। अगर मज्जा को निकालता है तो मज्जा में हो जाता है, अगर वसा को निकालता है तो वसा में हो जाता है, लसिका को निकालता है तो लसिका में या अस्थि में हो जाता है। और जब वो ओज को निकालता है, शरीर का जो सार है, ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम, तो मधुमेह हो जाता है। तो इसलिए वो असात है क्योंकि शरीर का ओज भी निकलने लगा है। अब बात करते हैं मॉडर्न पैथोजेनेसिस की। पहले हम टाइप 1 डायबिटीज का पैथोजेनेसिस समझेंगे। क्या हुआ, हमने खाना खाया तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, वो गया ब्लड में, ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड में गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जाएगा पैंक्रियाज के पास और वहां पे जब जाएगा तो बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है। इंसुलिन सीक्रेट होकर आता है आपके ब्लड में। ब्लड में जैसे ही आता है वो 3 सेल्स के पास जाता है, एक लीवर सेल, स्केलेटल मसल सेल और लास्ट टाइप होता है एडिपोज टिश्यू। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ले जाके इधर स्टोर करा देता है लीवर में स्केलेटल मसल्स में एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ पे जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। ये इंसुलिन का मैकेनिज्म है। लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि ये सब सही चल रहा है, केवल खराबी काम है GLUT4 रिसेप्टर में। GLUT4 रिसेप्टर जब खराब हो जाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने से क्या है, इंसुलिन पहले मान लो 10 इंसुलिन थे, वो 5 ग्लूकोज को लेकर के जा रहे थे, तो उसने दरवाजा नहीं खोल पाया। लेकिन वो दरवाजा मजबूत था तो उसने क्या करा, 20 हमने जब दवाई दी तो पेनक्रियाज स्क्वीज हुआ। स्क्वीज होने से क्या हो गया, पहले 10 जा रहे थे तो अब 50 इंसुलिन जाएंगे, वो दरवाजे को तोड़ देंगे और अंदर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन बार बार जब ऐसा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, इसलिए मेडिसिन भी बार बार पावर की बढ़ा के देनी पड़ती है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बीटा सेल डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस वजह से बीटा सेल 0 हो जाते हैं तो इंसुलिन ही नहीं बनता है। सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जो तनाव है वो ना केवल हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है बल्कि हमारे मन मस्तिष्क पर भी डालता है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हैं तो परेशान मत, बस तो अपने लिए सोचो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जब आप अपने लिए सोचोगे, अपने ऊपर काम करोगे तो दुनिया आपके लिए सोचेगी। लास्ट में यही बोलेंगे, चिंता नहीं चिंतन करना है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो चिता की ओर जाते हैं, लेकिन जब चिंतन करते हैं तो ज्ञान की ओर जाते हैं। धन्यवाद। So every time when we do session, first part, that is presentation part done by the Badal, it was really very efficient, and most of us, those who haven't like very much familiar with this topic, are now aware that what is Pramay. Now we come to the second part, that is the analysis part of the article paper, and Dr. Gaurav sir will show that analysis. तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया था, इसलिए बार-बार उसको रोकना था, otherwise he prepared very nicely. So if we have time, we will continue this part also. But अभी हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। This is general club. Paper is very old. शायद आप में से कोई भी नहीं पैदा होगा तब का पेपर है ये। ओके, मैं भी बस 1 साल का था। So इस बहुत पुराना पेपर, but he wants to say about something from Pramay, which was from PubMed. What we are going to do, we are going to analyze the paper as per our fixed criteria. ये हमने जो पहले से फिक्स कर रखा, तो first of all we can see the names of authors, publication details is there, and the biggest question is research gap. What was the research gap? इसके बेसिस पे पेपर लिखा गया होगा। तो रिसर्च गैप क्या है, जैसे किसने पहले बता दिया कि देयर इज सम कंफ्यूजन। तो दैट कंफ्यूजन का आंसर निकालने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि ये क्या होगा। तो अगेन फ्रॉम द पेपर ओनली वी कैन सी दैट सम डेफिनेशंस आर गिवन, सम इंट्रोडक्शन इज गिवन, एंड सम पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज आल्सो गिवन अपॉन दिस पर्टिकुलर टाइप। नेक्स्ट, नाउ there are two definitions from modern side plus as well as from the side from the modern and the Ayurveda sides, and the particular meaning is the prameha. Prameha means large quantity of urine. So from this particular word we can actually understand that prameha is not directly related to diabetes. Actually it is related something with urinary system. Okay, and if this particular type of disease are not controlled at a proper time, then further things will happen, like madhumeh हो सकता है।
तो ये अपने आयुर्वेद में एक सिस्टम था, तरीका था बताने का कि व्हाट इज एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, बिकॉज एंडोक्राइन वर्ड इज डायरेक्टली नेवर यूज्ड हियर। तो उन्होंने कुछ इस तरह से बताने का कोशिश किया ऑन ऑब्जर्वेशन बेसिस, जहां भी यूरिन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या यूरिन आउटलेट में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको पर्टिकुलर सिस्टम को न सोच के अंदर तक जाना है और हमको एंडोक्राइनो सिस्टम के पास जाना पड़ेगा। So this is how we have can classify प्रमेय डायबिटीज, लेकिन दोनों जब मिलेंगे, जब डेंजरस हो जाएंगे तब वो डायबिटिक मेलाइटिस की कैटेगरी में जाएगा। एटियोलॉजी बहुत अच्छा से समझा दिया इसने पहले से, इसमें हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉडर्न प्रोस्पेक्ट ऑल्सो, रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स आई हैव टेकन ओनली फ्रॉम पेपर, नथिंग फ्रॉम माय साइड। तो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च किया था कि ओनली प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटिस देयर्स एटियोलॉजिकल फैक्टर इज प्रमेय। Insulin is not mentioned among the positive factors in Ayurveda text, representing a significant conceptual gap. अब वो वर्ड नहीं यूज है इसलिए गैप है, अगर वर्ड होता तो ये गैप नहीं रहता। नेक्स्ट, so these were the classification as already he has told, different type of classification is there. Next, these are stages. Now this is thing which I have reviewed from that paper कि हम स्टेज कैसे डिसाइड करें आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइक he has said और author has said पहले कफज होगा, फिर पित्तज कन्वर्ट होगा, देन अल्टीमेटली विल वातर। तो हम उसको 3 फेज में पढ़ सकते हैं। नंबर फर्स्ट फेज इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में स्थूल मधुमेह। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपथ निमित्त होगा, कफ धारण से मधुमेह होगा, पॉसिबली आवृत वाता होगा। देन कम ट्रांजिशन फेज, अब कफ कम हो रहा है, दूसरा धातु बढ़ने का चांस है, तो ट्रांजिशन फेज में होगा, सेकंड स्टेज आएगा, इसको हम पित्तज वाला भी क्राइटेरिया देते हैं। एंड लास्ट में जब क्रिस हो जाएगा पेशेंट, किस कारण से, क्योंकि बाकी धातु कम हो रहा है तो वात अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर अपना बॉडी क्या करता है 100%, तो अगर 50% और मोर कोई दूसरा होगा तो अपने आप दूसरा उसको कवर अप कर देगा, तो वात यहाँ बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा धातु क्षय जन क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो क्या होगा, ये हमारी लास्ट स्टेज में आएगा, इसको हम एडवांस स्टेज में। तो ये जो अपने क्राइटेरिया थे उसको इसमें भी हम ढाल सकते हैं, ये आज के रिव्यू के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेटरी एविडेंस व्हिच पेपर हैज गिवन। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेटरी, कि प्रमेय को एक सिंगल एंटिटी बताया है, फिर उससे उन्होंने बहुत सारे डिसीजेस बता दिए, तो देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस पॉइंट। सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन इज दिस डाइवर्स यूरिनरी डिसऑर्डर्स को एक साथ ग्रुप कर दिया गया, लेकिन अलग अलग पैथोजेनेसिस नहीं बताया गया है इसका, तो हमको समझना पड़ेगा। ये एविडेंस इन्होंने क्या दिया, एविडेंस इन्होंने कुछ पेपर्स के रिव्यू किए खुद ही, और उस रिव्यू के आधार पे थोड़ा सा दिया। दैट्स व्हाई देयर इज सम लिमिटेशन आल्सो। रिमेंबर पेपर इज वेरी ओल्ड, उसके बाद बहुत काम हो चुका है, अब तक बहुत सारा रिसर्च का फिल हो चुका है। ओके, बट अगेन दिस ऑल थिंग व्हाटएवर दे हैव डिस्कस्ड, दिस वाज टोटली थ्योरेटिकल बेसिस, नथिंग एविडेंस वाज प्रोवाइडेड इन द पेपर इटसेल्फ। ओके, तो दैट वाज द लिमिटेशन। तो पैथोजेनेसिस जैसे अच्छा समझाई दिया, एक छोटे से हम भी देख लेते हैं। कफ का एग्रीवेशन होगा, सैंथेसिस डेवलप होगा, कफ मेन की मिक्सिंग होगी, टिश्यू का विसेचन होगा और अल्टीमेटली एब्नॉर्मल यूरिन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज जनरल पैथोजेनेसिस। अब इसमें कौन सा दोष ज्यादा हुआ, कौन सा कम हुआ, इसके अनुसार हमने प्रमेय के 20 टाइप बनाने हैं अपने को। डायग्नोस्टिक अप्रोच भी थोड़ा सा लास्ट पैरा में दिया उन्होंने, ज्यादा नहीं दिया पर थोड़ा सा दे रखा है। तो असेसमेंट ऑफ पूर्व ग्रुप के हिसाब से हम असेस कर सकते हैं पेपर को, मींस पेशेंट को, और हम पहले से जान सकते हैं कि उसको क्या होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ यूरिन आउटलेट इटसेल्फ। तो जो अपने को अष्ट बिंदु परीक्षा बताया गया है, काफी नेग्लेक्टेड है पर काम भी चल रहा है, उसको क्या हम इसके साथ क्लब करके कुछ कर सकते हैं आगे, कि हम अष्ट बिंदु परीक्षा करें, प्रमेय का पूर्ण रूप देखें और एक हम प्रिडिक्शन बना लें कि क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो 3 P's होते हैं उसमें एक भी प्रिडिक्शन होता है, तो उसके थ्रू हम कुछ कर पाएंगे क्या यहाँ पे। तो ये फ्यूचर स्कोप भी हो गया। कंक्लूजन उन्होंने दिया कि दिस इज जस्ट लाइक इफ यू आर जस्ट गोइंग टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, यू आर जस्ट डाइंग योर कलर्स। कलर व्हाइट हो गया, हम उसको सफेद कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर रहे उसका। ओके, तो ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते, जस्ट डू दैट सिम्टोमेटिक, यूरिन ज्यादा आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, यू आर गोइंग टू डू, हमको बैक साइड से ट्रीटमेंट करना है, मींस एंडोक्राइनल लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। देयर इज सम सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन एंड फ्यूचर एरिना उससे क्या आ सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। देन ऑलवेज एवरी पेपर हैज सम लिमिटेशंस, so here also some methodological limitations are there. This is pure theoretical paper, this is the methodological। conceptual gap में क्या हो गया, क्योंकि अभी इन्होंने इंसुलिन के मेकअप के ऊपर कोई बात ही नहीं की है इस पेपर में। अगेन रिमेंबर पेपर इज वेरी ओल्ड अगेन। Then implication of practice, yes we can do use this paper in our practice also if we want to go for the further management of the diabetes on the basis of Ayurveda point of view. Okay, next। अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है जो मैंने बनाया, दिस इज नॉट फ्रॉम द पेपर साइड। तो टेबल क्या कहता है
कि हम फिर से क्राइटेरिया बनाएंगे कि कैसे हम समझें कि कफ से मधुमेह होने का चांस कैसे बढ़ेगा। तो इफ यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली प्रमेह में क्या हो रहा था, कफ डोमिनेंट था, तो क्या हुआ था, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ था, ओबेसिटी थी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो रहे थे। आई थिंक एवरीबॉडी नोज व्हाट इज सिंड्रोम नाउ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही पता होगा। अब जब पित्त इन्वॉल्व हुआ सेकंड स्टेज में, क्या हो गया, पित्त इन्वॉल्व हुआ, तब वहां पर क्या प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, नो इन्फ्लेमेशन स्टार्टेड, डिफरेंट ऑर्गन्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व, क्योंकि पित्त का कैरेक्टर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलता है, उसने बोला था स्ट्रेस हो जाएगा। तो स्ट्रेस जो होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मींस वो नेगेटिव आयन विल बी देयर जो किसी के साथ भी कंबाइन हो जाता है और उस चीज का इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। इसीलिए हमको एंटीऑक्सीडेंट भी साथ में लेना चाहिए यहाँ पे। प्लस बीटा सेल का इंजरी शुरू हुआ किस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, मान सकते इसको पित्त माना। फिर आगे और क्या, पित्त कम होता गया तो धीरे धीरे वात का बढ़ना शुरू हुआ, वात का एक्टिवेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये रेजिस्टेंट वाला पार्ट और कठिन हो जाएगा। बीटा सेल डिप्लीशन मींस बीटा सेल का बनना ही बंद हो गया, बीटा सेल ने काम करना ही बंद कर दिया। अब यहाँ पे पहली बार सिम्टम क्या मिला, इंसुलिन का डेफिशिएंसी एंड कैटाबॉलिज्म। यू कैन रिमेंबर मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म माइनस कैटाबॉलिज्म। यहाँ एनाबॉलिज्म से ज्यादा कैटाबॉलिज्म होने लगा, यानी बॉडी का बीएमआर और बीएमआई सब कम हो जाएगा। फिर अपने बाद ये सब हम रोक नहीं पाए तो आखिर में ये हो जाएगा मधुमेह एडवांस डायबिटीज मेलाइटिस, वेट लॉस एंड मसल वेस्टिंग। तो अगर इस चीज को हम अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमको पता चलेगा कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर कफर डोमिनेंट है तो हमको इंसुलिन का रेजिस्टेंस मिटाना है केवल, हमको बीटा सेल्स के ऊपर काम नहीं करना अभी। लेकिन अगर पित्त इन्वॉल्व है तो हमको बीटा सेल की इंजरी होने से रोकना है। अगर धातु छेद भी इन्वॉल्व हो गया है तो हमारा बीटा सेल को बढ़ाने के लिए मेडिसिन देना है आपको। अगर सब इन्वॉल्व हो गया तो हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। तो ऐसे हम स्टेजिंग कर सकते हैं फ्यूचर में और स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मीन्स हर पेशेंट को मधुमेह वाली चूर्ण देना जरूरी नहीं है, हर पेशेंट को इंसुलिन देना जरूरी नहीं है, हमको स्टेज आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो दिस पेपर है, दिस इज अगेन a note what I have made, will not discuss too much here। तो ये कैसे कैसे हम लिए हैं, कौन सा उसको मॉडल का प्रोस्पेक्ट हो सकता है और उसको हम लाइक मॉडल से जस्टिफाई भी कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज बिग एरिया ऑफ रिसर्च इज देयर, वेरी बिग एरिया यू कैन से। हर पॉइंट पे आप थीसिस लिख सकते हो इसका इन फ्यूचर। ओके, so that's all, this was the review part। Now if you have any questions then we can discuss. We have some experts who can give some light on this particular topic. It's not everybody can give the answer, I have always told you, but if question comes we will search the answer, at least we are going to search the answer। सर जैसे बोला गया जो बात नहीं होता तो I told you, but if question comes we will search the answer, at least we are going to search the answer। सर जैसे बोला गया जो बात नहीं होता तो धातु जो होता है, मतलब जैसे मज्जा है, मज्जा है, वसा है, तो बस्ती से निकलने लगता। तो सर इधर 2-3 ही धातु की बात हो रही है, और भी जो धातु बचे हुए हैं वो निकलेंगे तो और भी तो टाइप का बात में हो सकता है। बात जैसे सर मज्जा निकला तो मज्जा में हो गया, वसा निकला तो वसा में हो गया, लसिका निकला तो हस्ती में हो गया, और ओज निकल गया तो मधु में हो गया। लेकिन सर कुछ बच गए हैं जैसे कुछ धातु, तो वो निकलेंगे तो बात प्रमेय हो सकता कि नहीं हो सकता? क्वेश्चन तो राइट, बट इससे नहीं होता जैसे दुष्य बताया गया ना। पहले तुम कफस प्रमेय बातस प्रमेय जब कन्वर्ट हो गया सब, बातस प्रमेय, बातस डिजीज का क्या क्या मेन कॉजेस है, बातस डिजीज क्या क्या होता है। बातस डिजीज का 2 कॉजेस होता है मेनली, एक आवरण और एक धातु क्षय। तो धातु क्षय, बाकी धातु क्षय क्षय होने से मधुमेह तो नहीं हो रहा, कफस प्रमेय हमें हो रहा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन दूसरा तरफ से बताया। तो ये इसमें इसलिए कभी कभी इसे कंफ्यूजिंग तो है ये चैप्टर प्रमेय एंड मधुमेह। पहले को बताया सब प्रमेय है, कभी कभी लगता है सब प्रमेय भी डायबिटीज है, कभी कभी लगता है नहीं है। अगर आगे घूम के देखा जाता है तो फिर लगता है जैसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, वो भी लगता है तो वो तो कफस प्रमेय है, वो उसमें भी तो हाइपरक्लाइसेमिया हो रहा है। तो थोड़ा ये सब कंफ्यूजिंग है, तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। जो टाइप 3 कैसे बताया, दुष्टो जो बताया, अस्थि धातु नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, अस्थि धातु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। वो मिस्टेक हुआ ना क्या, जैसे 10 का चक्कर में कुछ राउंड फिगर करना है, 10 बता दिया। अस्थि धातु का दुष्टो में अस्थि धातु नहीं है, तो क्यों नहीं है, अस्थि धातु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इफ यू स्टडी डायबिटीज मेलाइटिस, अस्थि धातु का भी कभी वो आ जाता है इन्वॉल्वमेंट। थोड़ा सा ये तो बहुत अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेज में है। दिस इज कॉल्ड रिसर्च गैप।
ये जो क्वेश्चन है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज रिसर्च गैप एंड वी हैव टू फिल द गैप एक्चुअली। ओके, और कुछ लाइक मेरा भी सर एक क्वेश्चन था छोटा सा, ये प्रमेय पीड़िका से हम लोग क्या समझे? वर्ड है प्रमेय पीड़िका, एज पर मॉडर्न साइंस तो बोल ये रहे boils है, हैं बॉयल्स कुछ नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, डायबिटिक कार्बनकल है वो, उसका ऊपर भी क्या होता है जैसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, ये डायबिटिक प्योरली कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में क्या बताया गया, उसमें आपका मैक्रोवास्कुलर माइक्रोवास्कुलर, सो इसमें जो वो चेंजेस आता है, मतलब जितना जैसे CAD से लेके वहाँ जो वास्कुलर चेंजेस आ जाता है, तो बाद में सर्कुलेशन कम हो जाता है, फाइनली जाके जितना भी नाम तो वो शेप, आयुर्वेद में तो नाम दिए शेप क्या हुआ है, ऑब्जर्वेशन जैसे शेप होता है कच्छपी का कच्छप का जैसा है, फाइनली ऑल आर ड्यू टू डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। नाम तो उसलिए दिया है, नाम से बहुत ज्यादा हम मतलब ट्रीटमेंट तो उसी लाइन से होता है, जो जितने कॉम्प्लिकेशन स्टेज है वो इसे आयुर्वेद में उपद्रव भी बताया, आयुर्वेद में उपद्रव बताया, मॉडर्न साइंस में वही उपद्रव भी आएगा, डायरेक्ट बॉयल नहीं, बॉयल तो ओनली इन्फेक्शियस हो सकता है, बाकी ये एक सिर्फ वो एक सिम्टम्स है, कभी तो रिकरेंट बॉयल हो रहा है, वो हम उसको मान सकते हैं ये डायबिटीज के लिए नॉन हीलिंग अल्सर हो, बट ये क्रोनिक प्रोसेस में। सर मुझे कंफ्यूजन इसलिए हुआ जब हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो पीड़िका पहले बन गई, मधुमेह बाद में हो रहा है। नहीं, आयुर्वेद में तो सब उल्टा है, मतलब इसमें उल्टा नहीं है, उल्टा हमको अभी जैसे मॉडर्न अभी डेवलपमेंट हो गया, जैसे यूरिन में शुगर आ जाता है, अभी किसी का नहीं आता, क्योंकि इतना पहले उसका जांच हो जाता है, उसको पहले तो उस हिसाब से उसको पूर्व रूप बताया गया और एकदम भेद लास्ट स्टेज में उसको डिजीज बताया गया। अभी का टाइम से वो एडवांस हो गया, अभी वो समय आता है नहीं जो यूरिन में वो मक्खी जो भी कीड़ा मकड़ा आ रहा है। मुझे भी सही लग रहा है, लाइक पहले तो इतना नहीं था कि कोई ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे किसी में, वो जब तक सिम्टम बड़े नहीं हो जाते थे तब तक इन तरह के डिसीजेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। यस, ये हो सकता है कि प्रमेय पीड़िका जो है तो आ गया, उसके बाद उन्होंने पैथोजेनेसिस बाद में सर मतलब अभी डेवलपमेंट इतना हो गया, उतना स्टेज तक जाता ही नहीं, वो एक अभी एडवांटेज ये हमको लेना ही पड़ेगा, जैसे ब्लड टेस्ट पहले कर लेते हैं। यूरिन शुगर कब आता है, यूरिन शुगर इमीडिएटली हमको नहीं मिलेगा, जब ग्लाइकोशूरिया तो बहुत लेट में आता है, आपको ब्लड फास्टिंग 250 होना, 200 का ऊपर होना, तब जाके यूरिन शुगर मिलता है, तो वो स्ट्रेस पहले हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, अभी तो एडवांटेज है अभी सिस्टम का। और इसकी जो टेस्टिंग अभी जो हम लोग मॉडर्न डायग्नोसिस और प्रेजेंट डायबिटीज मेलाइटस 100%, मधुमेह 100% डायबिटीज मेलाइटस, उसमें कोई इधर उधर नहीं है। प्रोमेह का अभी भी कंफ्यूजन क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस इज 100%, हाँ, तो मधुमेह इज 100% डायबिटीज मेलाइटस। जो पहले टेस्टिंग का वही जरिया था, अभी हम लोग दूसरा टेस्टिंग करते हैं, पहले तो उसको हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देंगे तब भी हम ब्लड टेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो तरीका अभी ऑब्जर्वेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। वो एक है, और एक आदमी सब तो मॉडर्न हो गया, तो वहाँ टॉयलेट में वो करेगा, कहाँ कीड़ा मकड़ा आएगा, फ्लश कर देगा, सब नीचे चला जाएगा। थिंग्स चेंज विद टाइम, दैट्स द प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? इसमें ना ये जो डॉक्टर गौरव ने पूछा है कि पहले पीड़ा का हो जाता है उसके बाद प्रमेय क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट, दिस इज माय पर्सनल थॉट, कि अगर हम वाकिक प्रमेय जो देखते हैं ना, जो शुभम बादल ने भी क्वेश्चन किया था, कि उसमें जो बाद के धातुज हैं, मतलब प्रिमिटिव धातुज आर नॉट कमिंग आउट, मे बी जब बाद के वसा है, मज्जा है, ओजा है, वो सब बाहर निकल रहे, तभी मे बी द सिम्टम दैट प्रभुता आबिलमुत्रता जो है वो आ रहा है। लेकिन हम अगर संप्राप्ति देखें ना पीड़का का, तो उसमें क्या होता है, पीड़का और विद्रधि का ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ संप्राप्ति है, दैट इज त्वक रक्त मांस मेदा अस्थि मांस मेदा प्रदुषास्ति समास्थितः, that means that is involving the primitive dhatus first, त्वचा रक्त मांस मेदा अस्थि, उसके बाद ही बाकी जो बाद के धातुज है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके बाद वो निकल के वस्ती से आ रहे हैं। मे बी दैट इज द कॉज दैट फर्स्ट वी आर सीइंग पीड़का एंड देन प्रमेह जो आबिलमुत्रता हो रहा है उसके बाद हो रहा है। मे बी दिस इज माय पर्सनल थॉट, बट आई डोंट नो। वो तो प्रिमिटिव धातु है, जैसे हम लोग अभी चाय पी रहे हैं शुगर के साथ, फटाफट मतलब फटाफट डायरेसिस होता है, तो प्रिमिटिव वही होता है, ये राइट है एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही होना है। वो प्रिमिटिव धातु के बाद ही जो सिम्टम, ये 3 जो बताए 3 डिफरेंट स्टेजेस,
कभी वो भी सही लगता है, लेकिन कोई सिम्टम्स लगते तो डायरेक्टली जैसे हरिद्रा में देयर इज नो लिंक विद डायबिटीज मेलिटस, ऐसे लगता है उसमें तो कोई लिंक ही नहीं है, तो डायरेक्ट कोई इक्टरस के वजह से हो रहा है, कोई लिवर पैथोलॉजी और दूसरा पैथोलॉजी से हो रहा है। मुझे तो लगता है कोई भी यूरिन में सिम्टम आ रहा है उसको उन्होंने प्रमेय बोल दिया है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट। बट वेरी नाइस डिस्कशन इज गोइंग ऑन। एनीवन एल्स? ठीक है, फिर अगला पार्ट से शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्विज है 5 मिनट का। दिस आर्टिकल टिपिकली समराइजेस द एंटायर स्टडी इनटू 200 to 250 words. Four options are there: introduction, abstract, methods, results. Correct answer. Next question again from first year only. If you other people know the answer is good. ये पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं. Second question from first year. Where would you find the problem statement and background information in the section of discussion, conclusion, introduction, references? आकाश को क्या नहीं मिलेगा? No, conclusion is not correct answer. One more. Yes. Both are incorrect answer. अब you will not pass क्योंकि दो ही ऑप्शन आएंगे। अब ओपन हो गया, कोई भी बता सकता है, हाथ ऊपर करके बताओ। Other than these two, correct answer introduction. इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं? हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिस क्या है, कहाँ लिखेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। और कोई प्रॉब्लम की वजह से पेपर शुरू किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, लेक्चर और अच्छे से। Which section describes how the study was conducted? Method, correct. How the study was conducted or how the things were done. Material and methods कुछ पेपर में लिखा मिलेगा, अदरवाइज मेथड्स लिखा मिलेगा। वेरी गुड। अगेन फॉर सेकंड ईयर, 20 एक सेंटेंस लिखा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। डिस्पाइट द एडवांसेस द एग्जैक्ट मैकेनिज्म रिमेन अनक्लियर, हाइलाइटिंग द नीड फॉर फर्दर स्टडीज। ये किस सेक्शन में होना चाहिए? रिसर्च है, कंक्लूजन, मेथड्स, रिजल्ट्स। वेरी गुड, रिसर्च। Some gaps are there. Exact mechanism remains unclear. जैसे आज के पेपर में था, exact mechanism is there, highlighting the need for further study. क्यों हम further study करें? तो ये क्या कहलाता है? This is a definition of research gap actually. Okay. Third year, where would you find the interpretation of data and implication of finding? Introduction, method, discussion, abstract. Discussion is not the correct answer. No, yes, correct. Next again for financial. Which section usually contains table, figures, statistical data, result, discussion? आप बताना था यार। रिजल्ट तो क्या करते हैं, जो कुछ मिला है वो ऐसे ही लिख दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल और एनी टाइप ऑफ फिगर्स या कुछ भी इसमें मिला वो लिख दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन विल बी ओपन फॉर एवरीवन। सही लिखा से लिया गया कि नहीं गया, तो कैमरा में कुछ चीज राइट नाउ। आज चूंकि हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल सर, अभिषेक सर, नीलो मैडम और हल्दी मैम, तो हमारा जो पिछला कुछ पेंडिंग वर्क था वो निपटा लेते हैं सर्टिफिकेट देने का। Okay, so from now onwards, whoever will present, they will get certificate, and at the end of 2 months, means most active involvement in the session. Okay, so that these certificates you can put in your academic achievements. Okay, so Ashish, take over. Ashish was appreciation because his energy, and most of times the maintenance is mainly done by, so I don't call from Nader. For presenting the certificate for the 4th session, I would like to call Dr. Vijay Dwivedi sir and Neelam ma'am. And the presenters were Deepak and Srijan.
all, Dr. Vishnu sir and Dr. Abhishek sir. And the presenters was myself, Ashish and Julie. Knowledge मिले अपनी तरफ से. So thank you sir for coming. I think you also enjoyed the session and we'll continue this session likewise. This was today a small milestone, 5th session. So छोटा-छोटा खुशी मनाते रहेंगे बीच में. 10 सेशन के लिए भी रेडी रहेंगे. इसीलिए जितना भी चाय है आपस में बांट के आप पी सकते हैं. Thank you very much.